अस्तु तर्हि आज हम पढ़ेंगे शिक्षक की भूमिका। ठीक है, सभी लोग म्यूट कर लेंगे अपना। तो हमने शिक्षक को पढ़ लिया, शिक्षक कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसके दायित्व क्या है वगैरह वगैरह हमने सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो शिक्षण एक कला है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। कहीं इसे शिक्षक, कहीं गुरु, कहीं अध्यापक, कहीं टीचर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सभी का कार्य समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाला एवं आदर्श के रूप में रहा है। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सीधी सीधी लाइनें हैं। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, यह राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक का कार्य छात्रों के जीवन का निर्माण करना होता है। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला होता है। माता पिता के बाद यदि इस संसार में कोई पूजनीय है तो वह शिक्षक है। प्राचीन काल से ही शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना है। छात्र शिक्षण को तनाव के रूप में न लेकर खेल के रूप में ले, उत्साह के रूप में ले, मनोरंजन के रूप में ले, ऐसा वातावरण कक्षा कक्ष में करने के लिए अध्यापक को निम्न प्रयास करने की आवश्यकता है, या ऐसे ऐसे अध्यापक करेगा। क्या क्या करेगा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अब। तो पहला, शिक्षण की भूमिका, शिक्षक की भूमिका क्या है कि अध्यापक मित्र के रूप में। पहला क्या है कि अध्यापक मित्र के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यदि अध्यापक छात्र के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिलकर शिक्षण का कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चे की कक्षा में आने की आवृत्ति बढ़ेगी और वह अध्यापक के शिक्षण कार्य में रुचि भी लेगा, जिससे बच्चे की शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, पहले भी इस बात, पहले ये टॉपिक आ चुके हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो अध्यापक कैसा होना चाहिए, एक मित्र के रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस अध्यापक से डर नहीं लगना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, बल्कि उससे क्या, जो अध्यापक है ऐसा पढ़ाए, ऐसा रुचिकर होना चाहिए कि बच्चा स्वतः ही अपने आप ही उसका मन करे कि आज मेरे को उस कक्षा में जाना है। ठीक है, ऐसा अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अध्यापक भी अपने पीरियड्स रोजाना ले। ठीक है, जो कालांश होते हैं वो, जो जब आप यानी टीचर अपने पीरियड्स रेगुलर लेता है तो बच्चे भी उस अध्यापक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है तथा वह सदैव उस अध्यापक का पीरियड लेने का प्रयास करते हैं। अध्यापक के इस गुण के कारण भी बच्चे के शिक्षा के स्तर में काफी सुधार देखने को मिलता है। मैंने क्या बताया था, बच्चा क्या करता है, अपना आदर्श के रूप में किसी न किसी को स्वीकार करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो छात्र है वो अपने अध्यापक को ही आदर्श के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो यदि अध्यापक रोज अपनी कक्षा लेगा तो छात्र भी कोशिश करता है कि मैं भी सर की क्लास रोजाना लूं, और जब वो अपनी कक्षा रोज लेगा तो जाहिर सी बात है उसके शिक्षण में काफी सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है जी सर। हाँ, शिक्षण का कार्य उदाहरणों के द्वारा। ठीक है, क्या कह रहा है, जब अध्यापक किसी विषय वस्तु को विभिन्न उदाहरणों, कहानी या फिर प्रसंग के द्वारा बच्चों के सामने रखता है तो बच्चे उसमें काफी रुचि लेते हैं तथा बच्चे इस प्रकार के शिक्षण को बोझ न समझकर एक खेल के रूप में लेते हैं, जिसमें बच्चे में शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उभर कर आता है और बच्चे की शिक्षा के स्तर में काफी सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, बात यह है कि जब आप कक्षा में जा रहे हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाओगे, उसके ऊपर एक टेक्निक की तरह ये काम करता है कि या तो आप केवल उसे नियम नियम बताते चले जाओ, व्याख्या करते चले जाओ। आप बोले जा रहे हो, बच्चा सुन रहा है, बच्चा को कभी बोर हो जा रहा है, कभी सो जा रहा है, कुछ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी आप पढ़ाओ उस प्रसंग से संबंधित उदाहरणों को लेना चाहिए। जब आप उसमें उदाहरण जोड़ देते हो तो वह शिक्षण कैसा हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। जैसे मैं ये पढ़ाता हूं तो बीच बीच में क्या क्लास का माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ आपके माइंड में कि एक क्लास अगर चल रही है तो वहां पर आप सामने खड़े हैं, बच्चे आपके सामने खड़े हैं, तो आप क्या करोगे। तो ये क्या हो रहा है, ये भी उदाहरण ही है, लेकिन ये बड़े स्तर का उदाहरण है। जब छोटे स्तर के बच्चों को पढ़ाना होता है तो वहां पर आप कहानी सुना सकते हो, कोई दृष्टांत बता सकते हो, ऐसे से छोटे छोटे तरीके, ये उदाहरण ही है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो पाठ पढ़ा रहे हो उससे पिछले पाठ को भी आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हो, कह सकते हो कि जैसे मैंने वहां पे बताया था वैसे यहाँ पे याद रखो ऐसा ऐसा हुआ था। तो ऐसे क्या उदाहरण आप जोड़ सकते हो, तो क्या होता है, बच्चा है वो आसानी से उन चीजों को समझने लग जाता है। ठीक है, जी सर। जी सर। हाँ जी। फिर है बच्चों को भी पढ़ने का मौका। ठीक है, अध्यापक किसी विषय वस्तु को बच्चों को सिखाता है तो निश्चित रूप से बच्चे उसे 100% नहीं सीख पाते। यदि बच्चे को कह दिया जाए कि कल किन्हीं दो बच्चों से जो आज मैंने आपको सिखाया है उसी को आप मेरे स्थान पर खड़े होकर अन्य बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे घर पर जाकर उसे विषय वस्तु के बारे में विभिन्न पुस्तकों की सहायता से सीखने का प्रयास करेंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे निकल कर आएंगे कि वह अध्यापक से भी अच्छा उस विषय वस्तु को सिखाने का प्रयास करेंगे। इससे बच्चे में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है और बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलता है। फिर से वही क्लासरूम में चलो, देखो क्या हो रहा है वहां पे आपने कुछ पढ़ाया, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, दो चार बच्चों को कह दोगे कि आज मैंने जो पढ़ाया है कल वो उसी टॉपिक को उसी तरीके से आप पढ़ाओगे। ठीक है, हम ऐसे संस्कृत भारती जो है हमारा संगठन, उसमें भी ऐसी देखने को मिलता है कि पहले तो पढ़ाते हैं फिर उन्हीं से कहते हैं कि आप एक बार आके पढ़ाओ। तो उससे क्या होता है, बच्चा सोचता है, उसके दिमाग में खलबली मचती है कि यदि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, क्या टेक्निक अपनाऊंगा, तो अपने हिसाब से उन चीजों को पढ़ाने की कोशिश भी करता है। और क्योंकि बच्चा है तो बच्चे के स्तर पे ही रहेगा, वो जो उसके साथी हैं वो भी बच्चे हैं, तो अपने स्तर से पढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है सर, एक तरह से प्रेजेंटेशन जैसा। हाँ, प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको एक निश्चित दायरे के अंदर रहना है, आपको ये टॉपिक पूरा बोलना है, चाहे वो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे को आप मौका दो, पढ़ाने का मौका देना है कि आओ आप सामने खड़े तो हो, कम से कम फेस तो करो, प्रेजेंटेशन जब होगी तब होगी, लेकिन आप एक बार कोशिश तो करो। ठीक है, ऐसे ही इसमें आगे लिखा था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप टीचर से भी अच्छा पढ़ा जाते बच्चे, है ना। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं, सीखते समय विषय वस्तु को दोहराना। क्या कर रहा है, अध्यापक जब किसी विषय वस्तु को बच्चों के सामने सिखा रहा होता है तो कक्षा में उसे बीच बीच में दोहराना चाहिए, जिससे यदि किसी बच्चे को एक बार में समझ नहीं आया है तो वह दूसरी बार में उसकी समझ में आ जाता है और तीसरी बार तक तो वह स्पष्ट भी हो जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में सभी बच्चे सकारात्मक रूप से रुचि लेते हैं तथा निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में आपको सुधार देखने को मिलता है। तो क्या होता है, छात्रों की अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। सर समझ आ गया। हाँ, जिनको नहीं आया, किसको नहीं आया, समझ गया जी। सबको आ गया, आ गया सबको समझ में, फिर ठीक है, फिर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, बच्चों का मनोबल अवश्य बढ़ाएं, इसे भी बता दो कोई। कक्षा में बच्चा यदि अच्छे नंबर ला रहा है, समय पर कार्य करके दिखाता है, अनुशासन में रहता है, आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, दूसरे बच्चों से झगड़ने लड़ते नहीं है, अध्यापक का कहना मानता है, निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का समय समय पर मनोबल बढ़ते रहना चाहिए।
उनकी पीठ थपथपाते रहना चाहिए। ऐसा करने से अन्य बच्चे भी इस प्रकार का व्यवहार करना सीखते हैं, जिससे निश्चित रूप से शिक्षण तथा शिक्षा के स्तर में सुधार आता है। ये बताओ ये क्या था? सर जैसे बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे कहना कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया है, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो। हाँ मतलब उसका सर मनोबल छात्रों में बढ़ाना। उत्साह और पैदा करना, उसे प्रोत्साहित करना, हाँ, उस इसे हम कॉपी में सर पुनर्बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्वलन। हाँ, मैंने पुनर्बलन को पहले भी समझाया था एक बार शायद। यस सर। जी सर सर। पानी के बुलबुले की तरह सर। पानी के बुलबुले की तरह नहीं, वो तो दूसरा, वो तो दर्शन में चले गए। मैंने कहा था पुनर्बलन देना है। मैंने एक क्लास का उदाहरण दिया था ना, आज तुमने अच्छा काम किया है तो आपको क्या, हम जो क्या करते हैं कॉपी में लिख देते हैं गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे लिखते हैं ना कॉपी में। तो ये सब क्या है, पुनर्बलन के तरीके हैं। हम कहते हैं अरे वाह वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठा बैठा, कहते हैं ना। और कभी कभी पुनर्बलन नकारात्मक भी होता है। कभी किसी बच्चे ने गलत उत्तर दिया तो उसे ऐसे नहीं कहना कि आप उसे डांट रहे हो, और उससे समझा भी देना है कि हाँ भैया आपने गलती करी है। तो ध्यान नहीं दे रहे पढ़ने पे, ध्यान दो, ऐसे बता दो दूर से, वो समझ जाएगा कि आज मेरे से गलती हो गई है। तो उसे पुनर्बलन भी मिला है, नकारात्मक पुनर्बलन मिला है, लेकिन वो समझ गया कि मेरे से गलती हुई है और मेरे को इसको सुधारना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, मनोबल बढ़ाने के तरीके होते हैं। समझ गए? जी यस सर। सर। ठीक है। हाँ जी। बच्चों को प्रेरक कहानियां अवश्य सुनाएं। ठीक है, ये भी शिक्षक की जिम्मेदारी है, भूमिकाएं है। क्या है, बच्चों को सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की प्रेरक कहानियां सुनाई जानी चाहिए। यदि हो सकता है तो अध्यापक स्वयं अपने किसी अच्छे कार्य का उदाहरण प्रस्तुत करे, तो बच्चों पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों से भी प्रेरक कहानियां बीच बीच में सुननी चाहिए। अध्यापक बच्चों के सामने कोई ऐसा व्यवहार न करे जिससे कि उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि बच्चे अध्यापक को अपना हीरो समझते हैं। वह समझते हैं कि जो अध्यापक कर रहा है वही सही है। इसलिए स्वयं अध्यापक के सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके शिक्षण कार्य में 4 चांद लग जाएंगे। अब कोई इसका मतलब बताओ। सर जैसे मतलब सर? कि जो अध्यापक है वो जब पढ़ाए तो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाए जिससे कि बच्चा जो है उसके लिए वो प्रेरणा बने, हम्म, वो उन कहानियों से कुछ सीखे। हाँ, तो ऐसी क्या कर, कहानियां बच्चों को सुनानी चाहिए शिक्षक को, और सुननी भी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इसमें शिक्षक को बीच बीच में क्या है, प्रेरक कहानियां सुनाई जाए। प्रेरक कहानियां जिससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है। प्रेरक कहानियां, ऐसी उन कहानियों को क्या कहते हैं, प्रेरक कहानियां कहते हैं। जैसे हमने रामायण में राम का चरित्र सुना दिया, ठीक है, महाभारत से लेके हमने कृष्ण चरित्र सुना दिया, तो ऐसे बीच बीच में अभिमन्यु की कहानी सुना दी। तो ये क्या प्रेरक कहानियां हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसा उन्होंने किया वैसे ही हम भी करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे प्रभावशील कहानी वो होती है जब शिक्षक अपने जीवन में घटित किसी कहानी को सुनाता है। जैसे मेरे जीवन में कुछ हो गया, ठीक है, उससे मेरे को कुछ ना कुछ सीख मिली। अब मैं चाहता हूं कि वही सीख मेरे बच्चे भी प्राप्त करें, तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक स्टोरी के रूप में अपने पास रखता हूँ। ठीक है, और फिर बच्चों को क्या करता हूँ, डिलीवर कर देता हूँ। तो बच्चा भी वही ज्ञान सीखता है जो मैंने उस घटना से सीखा था। मेरे साथ तो रियल हुआ, और बच्चों को ज्यादा मजा आता है इन चीजों में। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये तो वास्तविक है, क्योंकि ये सर के साथ घटा है, और सर के साथ जो हुआ है वो वास्तविक है। वो ऐसा नहीं है कि सर इधर उधर से काल्पनिक कहानी बना के बोल रहे हैं। वो क्योंकि उसको अपना आदर्श रूप में मानते हैं ना टीचर को, इसलिए। समझ गए? जी सर। तो अपने जीवन से घटित कहानी, प्रेरक कहानी। उसके और बाद सर प्रेरक कहानियां इसलिए भी सुनानी चाहिए बच्चों को ताकि वो सुनागरिक बन सके, हाँ बहुत बढ़िया। उनमें और क्या उसका है, सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि उनको नैतिक मतलब वो व्यवहारिक स्तर पर भी वो समझ जाए कि कैसे व्यवहार करना है शिक्षा के साथ साथ। बहुत बढ़िया। सर प्रेरक कहानी को नैतिक शिक्षाप्रद कहानी बोल सकते हैं।
नैतिक शिक्षाप्रद कहानी और प्रेरक कहानी में थोड़ा सा अंतर है, आप ही बताओ क्या हो सकता है। सर नैतिक प्रेरक हमें का- व्यवहार नैतिक करना शिक्षा में जो सिखाती है धर्म के और बारे में प्रेरक व्यवहार हमें हाँ, नैतिक कहानी में क्या है, आप काल्पनिक कहानी भी सुना सकते हो, ठीक है ना, जानवरों की कहानी सुना सकते हो, चींटियों की कहानी सुना सकते हो, वो क्या है, नैतिक कहानी हो गई है, ठीक है ना, वो काल्पनिक हो सकती है, भूत भात की भी कहानी, देवी देवताओं की कहानी, वो नैतिक कहानी हो जाएगी। प्रेरक कहानियों से मतलब जिसमें कोई एक हीरो होता है रियल, जिसमें जैसे हम राणा प्रताप जी की कहानी सुना रहे हैं, तो क्या उसमें एक रोल है राणा प्रताप, ठीक है ना, हमें उनके जैसा व्यवहार करना है, तो एक वहां पे निश्चित लक्ष्य हो जाता है, तो प्रेरक हो जाती है, ठीक है। नैतिक कहानी में आपको मिलता है कि भैया सत्य बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और प्रेरक कहानियों में हमें उसके जैसा बनना है, जैसा उसने किया वैसे हम करेंगे। समझ गए प्रेरक कहानियां और नैतिक कहानियों में अंतर। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी, ठीक है। अब देखो, स्वयं अध्यापक को विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास हो, जैसे विद्यालय में साफ सफाई, विद्यालय में पेड़ पौधे लगाना, विद्यालय में फंक्शनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, विद्यालय में ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जो फीस देने में असमर्थ है, उनकी फीस जमा कराना, बच्चों को स्पेसिमेन कॉफी फ्री में देना। ऐसा करने से बच्चों में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा तथा वह आपके द्वारा कही बात को अधिक तवज्जो देंगे तथा वह भी ऐसे कार्य में बढ़ चढ़कर रुचि लेने का प्रयास करेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे अध्यापकों के द्वारा बच्चों को सीखने में अधिक रुचि लेते हैं, जिस कारण बच्चों को सीखने के स्तर में काफी सुधार देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करना है हमें, एक टीचर की इसमें क्या भूमिका रहेगी। सर जो बच्चे जैसे कि जिनके पास फीस नहीं है उनकी फीस भरना, बुक्स वगैरह देना, उन्हें कॉपी देना, ये सब करने से जो बच्चे हैं वो टीचर की बात ज्यादा सुनते हैं। उनका उनका जो प्रभाव है वो बच्चों पे ज्यादा पड़ता है और बच्चे भी जो है वो भी ऐसा करने के लिए सोचते हैं। सर जैसे ठीक है। अगर टीचर मतलब अगर सहायता करता है ना बच्चों को, मतलब ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा के, तो वो टीचर हाँ। को मतलब एज अ प्रेरक के रूप में भी मानेंगे और उन्हें हाँ। वो करेंगे। हाँ, तो यहाँ क्या है, सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी कराना। और सामाजिक कार्य वो कार्य होते हैं जिसमें हम अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो विद्यालय की साफ सफाई कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, समाज में जाकर भी आप क्या करोगे, साफ सफाई करोगे। पेड़ पौधे विद्यालय में लगवा रहे हो बच्चों से, तो मतलब वो बाहर जाकर भी पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या करा, आपने किसी बच्चे को कोई चीज फ्री में दे दी तो मतलब उसके अंदर क्या, दान की भावना भी विकसित हो जाएगी, तो समाज में दान की भावना करने लग जाएगा वो, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, आप उसके आइडियल बन जाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाओगे तो उसमें भी वो रुचि लेगा कि हाँ ये सर तो बड़े अच्छे हैं, ये करते हैं वो करते हैं और मेरे को भी इनके जैसे बनना है, ये जो पढ़ाएंगे मैं जरूर पढ़ूंगा, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास। अध्यापक कक्षा को विभिन्न टोलियों में बांट दे, प्रत्येक टोली का एक नेता घोषित कर देना चाहिए तथा प्रत्येक टोली को एक कार्य दे दे और उसकी जवाबदेही नेता की होनी चाहिए, जिससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, उसमें आत्मविश्वास जैसे गुणों का संचार होगा और जिसके कारण बच्चों में शिक्षा में रुचि लेंगे तथा जो अध्यापक सिखाता है उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीखने का वह प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। नेतृत्व मतलब सर लीडरशिप। जैसे क्लास में मॉनिटर बना दिया हाँ, और हाँ, उनको नेतृत्व पढ़ाने शब्द का मतलब सर जैसे क्लास अगर का सोचा मॉनिटर। जाए, हाँ, नेतृत्व शब्द से देखो, नेतृत्व शब्द में ही ये बात निकल आता है। नेतृत्व का अर्थ होता है जो लेके जाए, जो आगे चले, ठीक है, उसे हम नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना, उसे नेतृत्व कहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप अगर टोली बना दे रहे हो, उसका एक लीडर बना रहे हो, तो वो लीडर क्या करेगा, अपनी टीम को आगे बढ़ाकर ले जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, उसे कहते हैं हम नेतृत्व, ठीक है। जब ऐसे ऐसे कार्य हम विद्यालय में करते हैं तो छात्रों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, ठीक है। आगे, जी सर। कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाए। अध्यापक को कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे कक्षा में खड़े होकर तथा घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए। इससे अध्यापक के सभी बच्चों पर नजर होती है तथा अनुशासन भी बना रहता है तथा सभी बच्चे सीखने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि अध्यापक सभी बच्चों के टच में रहता है तथा
यह भी भली भांति देखता रहता है कि कौन सा बच्चा मेरी बात को गंभीरता से ले रहा है और कौन गंभीरता से नहीं ले रहा है, कौन सा बच्चा पढ़ाई में रुचि ले रहा है और कौन सा बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है। वैसे अधिकतर जब टीचर कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाता है तो अधिकतर बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। देखने को मिलता है कि इस प्रकार के शिक्षण कौशल से शिक्षा के स्तर में काफी सुधार देखा जा सकता है। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे, इसमें भी कुछ समझाना पड़ेगा। नो सर, सर आगे समझ समझ हाँ, क्योंकि टीचर को बैठ के नहीं पढ़ाना, घूम घूम के पढ़ाना, बाकी सारी बातें इसमें लिखी हैं। क्यों? गृह कार्य अवश्य दे एवं चेक करें। ठीक है, बच्चों को उचित गृह कार्य अवश्य दे तथा उसे निश्चित रूप से चेक करें। ठीक है, इससे क्या, इस शिक्षण कौशल से बच्चों में निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में सकारात्मक रूप से सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, जी सर। ठीक है। Yes, तो sir. एक गृह कार्य करके हमारे पास एक अलग से टॉपिक है, तो हम उसमें और चीजें देखेंगे। ठीक है, ये भी एक शिक्षक की भूमिका होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाए। जिस विषय वस्तु को आपको कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है उसे एक दिन पहले अवश्य पढ़ ले, जिससे आप में आत्मविश्वास आएगा और उस विषय वस्तु को बच्चों के सम्मुख स्पष्ट रूप से आप रख पाएंगे तथा बच्चे भी उस विषय वस्तु को सीखने में अधिक रुचि लेंगे। ऐसा करने से बच्चे आपकी बात को बिना किसी रुकावट के सुनेंगे। ऐसे जो अध्यापक करते हैं उनकी शिक्षण में उनका शिक्षण काफी अच्छा होता है और बच्चे भी ऐसे शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इससे बच्चों के सीखने के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो शिक्षक टीचर को है पहले ही पढ़कर जाना है, एक दिन पहले ही। एक दिन पहले पढ़ ले, मतलब एक दिन पहले भी ना पढ़े लेकिन पढ़ाने से पहले जरूर पढ़ ले कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ और इस टॉपिक में ये पॉइंट है और मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक दिन एक लेसन प्लान भी दिखाया था कि टीचर कैसे कैसे बनाता है, एक लेसन प्लान दिखाया था ना, याद है किसी को? जी सर। हाँ, तो वो क्या, हाँ तो वो क्या था, पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाना। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक भ्रमण के द्वारा शिक्षण। स्वामी दयानंद सरस्वती जी शैक्षिक भ्रमण के शिक्षा में बहुत अधिक महत्व देते थे और कहते थे कि भ्रमण के द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा स्थायी होती है। भ्रमण के द्वारा शिक्षा में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं तथा उनके शिक्षा के स्तर में काफी सुधार देखने को मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा बहुत ही सरलता से सीख लेते हैं। ठीक है, अब शैक्षिक भ्रमण मतलब जो हमारे यहाँ स्कूल से क्या पिकनिक वगैरह के लिए ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं इधर उधर, वही होता है शैक्षिक भ्रमण। उससे क्या होता है, बच्चा उन चीजों को देखता है फिर उनके बारे में पढ़ता है तो वो उसके दिमाग को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब सर प्रायोगिक विधि से पढ़ाना। बिल्कुल, ये प्रायोगिक विधि कहलाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये को-करिकुलमेटिक एक्टिविटी होती है ना, उसमें भी आती है ये पाठ्य सहगामी क्रिया जिसे कहते हैं। कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी। कक्षा में चर्चा के दौरान हर बच्चे की भागीदारी देने का प्रयास करें। यह एक दिन में संभव ना हो तो सप्ताह के अलग अलग दिनों में बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर दे, ताकि कोई भी बच्चा यह महसूस ना करे कि कक्षा कक्ष में जो पढ़ाया जा रहा है वह उसके लिए समझना मुश्किल है। उसको लगे कि कक्षा का संचालन उसके लिए किया जा रहा है। इससे बच्चे खुद भी सीखने में जिम्मेदारी लेंगे और तैयारी के साथ कक्षा में आएंगे। समझ गए? अब क्या है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चों की सहभागिता लो कि हाँ भैया आप तुम बताओ तुम्हें क्या समझ में आया, तो ऐसे से बीच बीच में पूछते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं भागीदारी। तो बच्चे को समय देना चाहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, यदि नहीं आया तो दोबारा पूछ ले। ठीक है, बच्चा इसमें क्या हो जाता है, खुल जाता है, फिर वो अपनी समस्या टीचर को बताने लग जाता है। ठीक है जी महोदय। हाँ, सरल स्पष्ट एवं मातृभाषा में शिक्षण। अध्यापक को कक्षा कक्ष में सरल स्पष्ट एवं मातृभाषा में ही शिक्षण कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितने बेहतर तरीके से मातृभाषा में पढ़ते हैं, सीखते हैं या कोई व्यवहार करना सीखते हैं, वह किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते, जिससे कि वह कमजोर से कमजोर और होशियार से होशियार बच्चों को भी समझ में आसानी से आ जाता है। इससे कहने का मतलब यही है, जो वहां की लैंग्वेज है, जैसे हम असम में चले गए तो असमिया लैंग्वेज, हरियाणा में चले गए तो हरियाणवी लैंग्वेज, यूपी में अवध में चले गए तो अवधी लैंग्वेज, जहां पर जाए वहां पर उसी प्रकार की भाषा बोलोगे
तभी वो बच्चे उस विषय को अच्छे से समझ पाते हैं। समझ गए? जी सर। यस हाँ। सर। नहीं तो आप पढ़ाते रहो, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या है, वहां पे अधिगम नहीं हो पाता। बैग का वजन कम करना, ठीक है, हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि जिससे बच्चों के बैग में कम से कम वजन हो। टीचर अपनी बुक बच्चों को कक्षा में पढ़ाए तथा बच्चों को केवल नोटबुक लाने के लिए बोले, क्योंकि बच्चों के बैग में जब वजन ज्यादा होता है तो वो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के पढ़ने और सीखने की क्रिया में पड़ता है। ठीक है, क्या कह रहा है? बच्चे आजकल तो देख रहे हो ना, कॉन्वेंट स्कूलों में भर भर के बैग लेके जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये इतने बड़े बड़े 10-10 कॉपी, 20-20 किताब। सर हाँ, तो वही कहने का सर कोशिश HW किया जा कॉपी CW कॉपी सब। बहुत, अरे कई तरह की किताबें, कॉपियां, तो नाम भी याद नहीं रहते बच्चों को, लेकिन लेके जाना है। मम्मी पापा जबरदस्ती भेज, मम्मी पापा को पता रहता है कि हाँ जो इसकी इस चीज की क्लास है, ठोको इसके बैग में, यही तो सर वही है एक कि सब्जेक्ट की 2-2 बुक होती है। बिल्कुल। मैं अभी सुबह कक्षा 8 को पढ़ा रहा था, उसमें हिंदी में ही 3 किताबें लगी हैं NCERT की। गवाह 3 किताबें, बच्चा एक किताब नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ 3 किताबें लगा रखी हैं। चलो जैसा भी है, तो उसमें सर हम ये क्या लोग कर, खाली सिलेबस बढ़ा रहे हैं और कुछ हाँ, भी तो नहीं, हमें ज्ञान तो मिलता ही नहीं है। कोई बताए बैग का वजन कैसे कम होगा? सर अगर बच्चे को जो उस दिन टीचर को पढ़ाना है सिर्फ वही बुक मंगाए या फिर सिर्फ कॉपी मंगाए तो बच्चे का बैग का वजन जो है वो कम रहेगा। सर बैग का वजन इससे भी कम हो सकता है कि वो ज्यादा शैक्षिक जो भ्रमण विधि है उसके द्वारा पढ़ाया। ये भी हो सकता है, और सर लेकिन ये रोज रोज नहीं हो सकता। मतलब उनका वजन सर काफी कम हो डेली जाएगा। कौन घुमाने ले जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, डेली नहीं हो सकता ना। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, हम ना एक टाइम सर टेबल ये बनाए। कर सकते हैं कि एक दिन उसे पढ़ाना चाहिए, एक दिन याद करवा के सुनना चाहिए। ये तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली किया जा सकता है सर। हाँ, टाइम टेबल में कैसे कर सकते हैं हम कि आज हमें संस्कृत और हिंदी पढ़ाना है, सोमवार को यही 2 सब्जेक्ट रखो, बाकी सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ाना है। तो और विषयों की कॉपी किताब आपको लाने की जरूरत ही नहीं है, केवल वही 4 कॉपी किताब लानी है जितने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम प्रतिदिन का टाइम टेबल बना सकते हैं। या ठीक फिर है, सर मतलब छोटे बच्चों की कॉपी किताब स्कूल में ही जमा कर ले, वहीं पे रखवा दे, पढ़ने की होमवर्क जरूरत नहीं हो नहीं। पाएगा ना सर वो होमवर्क होमवर्क तो वाली करना। कॉपी सिर्फ लेकर के आए ना। चलिए ठीक है, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे हम बैगों का वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद घर पर पढ़ने की आदत का विकास करना। बच्चा सेल्फ स्टडी से जितना सीखता है उतना किसी अन्य के द्वारा नहीं सीखता है। शिक्षक या तो अन्य को केवल रास्ता बताने वाला होता है, उस रास्ते पर तो छात्र को ही चलकर जाना होता है। अतः अध्यापक को अधिक से अधिक बच्चों को घर पर पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है आपका बैग का वजन कम करने का, सेल्फ स्टडी। आप घर जाकर पढ़ लो, आप क्यों इतना किताब लेके आ रहा हूं, मैं अपनी किताब से पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे जाकर उस चीज को पढ़ लेना। ठीक है, सर तो यार लेकिन जब तक बच्चा अपनी बुक में नहीं देखेगा उसे समझ क्या आएगा? वो तो सिर्फ टीचर की शक्ल ही देखता रह जाएगा। कि छोटे बच्चों के लिए हो सकता है कि उनको कंपलसरी कर दिया जाए, लेकिन जब आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आ जाते हो तब ये काम हो सकते हैं। सर ठीक है, कॉलेज में कौन से इतने सारे कॉपी किताब लेके जाते हैं? हाँ, कॉलेज में तो छोटी है। जी सर बुक में पढ़ाएं और बच्चा बुक में टिक मार्क कर ले, पेंसिल से समझ ले, फिर क्वेश्चन दे दे और अपने आप बनाए फिर सर, जैसे कॉलेज हाँ, में मतलब सेल्फ स्टडी करनी है, उसे क्लास में समझ में आ जाए और घर जाकर फिर उस चीज को वो पढ़ ले। अंतिम पॉइंट है, शिक्षक को अपने आप को उदाहरण के रूप में। शिक्षक को छात्र के अपना हीरो समझते हैं, इसलिए शिक्षक को सदैव सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उसके व्यवहार का अनुसरण करके छात्र अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। अध्यापक को सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दे को बच्चों के बीच में प्रस्तुत करते रहना चाहिए तथा स्वयं को भी एक उदाहरण के रूप में सदैव प्रस्तुत करे। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में काफी तेजी आती है। अध्यापक के व्यवहार का छात्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये तो मैंने कई बार समझा दिया है और वही बात फिर घूम घाम के वापस आ जाती है। ठीक है, कोई बताए क्या कहना चाह रहा है यह? सर जो टीचर सर है ये उसको कहना चाह रहा है ना, देना चाहिए। शिक्षक जो है वो प्रेरक के रूप में है, तो उसको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाली जो भावी पीढ़ी है
वो देख करके उसको वैसे बन सके और सुनागरिक का जो है निर्माण हो सके और राष्ट्र का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास और संस्कृति का विकास हो सके। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या करना है, उसे अपने आप को हमेशा शिक्षक को कैसा एक श्रेष्ठता के रूप में प्रस्तुत करना है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है ना, रामादिवत वर्तितव्यम, तो वही बच्चा कहता है कि जैसा गुरुजी करेंगे वैसा ही मैं करूंगा, मैं और के जैसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अध्यापकवत वर्तितव्यम, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, आगे। ठीक है, तो शिक्षा के वो समझ गए आप सभी। फिर शिक्षण के उद्देश्य अलग से टॉपिक जी है हमारे सर। पास, है ना। शिक्षक की भूमिका पढ़ ली, अब शिक्षण के उद्देश्य, ये आ गया ना अगला टॉपिक। जी ठीक सर। है, हाँ, तो शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील है, वैसे ही शिक्षण के भी उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं। अब जिसको मैंने पहले बताया था, कोई बताएगा इसका कहने का मतलब क्या है? एक दर्शन में हमने पढ़ा भी था परिवर्तनशील के विषय में, याद है? कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आपके उद्देश्य बदल रहे हैं, जैसे जैसे आपके सामाजिक उद्देश्य बदल रहे हैं, वैसे जी वैसे सर, आपके सर। शिक्षा के उद्देश्य भी बदल रहे हैं। तो जब शिक्षा के उद्देश्य बदलेंगे तो वैसे ही आपको शिक्षण भी करना है, अतः शिक्षण के भी उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। सर जैसे बच्चे को आत्मानुभूति करवाना। हाँ, अब ये देखो, आत्मानुभूति की बात हम आदर्शवाद में करते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन वो यस सर। वैदिक युग की बात करता है। लेकिन जब हम आगे आगे आते हैं तो कहता है जी हमें आत्मानुभूति की जरूरत नहीं है, हमें सर तो प्रकृतिवाद में भौतिक भौतिक को मानता है, हाँ बच्चे को स्वयं सीखना चाहिए। हाँ। फिर आगे आगे हम क्या देखते हैं कि वो इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि बच्चों की आखिर जरूरत क्या है। आप जरूरत के हिसाब से उन्हें पढ़ाओ। अगर युग में यदि आपको कंप्यूटर का ज्ञान मांगा जा रहा है तो आप कंप्यूटर पढ़ाओ, क्यों उसे आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे लगा के रखा है? ठीक है ना, तो ऐसे क्या है, प्रयोजनवाद। जैसे जैसे समाज के उद्देश्य बदलेंगे वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य बदलेंगे, और जब शिक्षा के उद्देश्य बदलेंगे तो शिक्षण के भी उद्देश्य बदलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जी महोदय। ठीक है, अब एक एक करके उद्देश्यों को देखते हैं। शिक्षण के उद्देश्य क्या है? बालक को उसके जीवन से संबंधित, ये आपको अच्छे से नजर आ रहा है ना? जी सर। हाँ जी। या इसे और कर दूं बड़ा बड़ा? नहीं सर, दिख नहीं रहा है सर, सर दिख रहा है। ठीक है, बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, वही चीजें अब घूम घूम के वापस आ रही हैं धीरे धीरे, कि जीवन में जो संबंधित ज्ञान की अपेक्षा है, जिसकी आवश्यकता है, केवल उन्हीं चीज को पढ़ाया जाए, बच्चों को इधर उधर का शिक्षण न कराया जाए। समझ गए? यदि जी सर। उसको जरूरत है, अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे फालतू में इधर उधर की संस्कृति ये सब ना पढ़ाए, बल्कि क्या पढ़ाए, जो उधर उसकी जरूरत है, जो उसे मेडिकल लाइन में जो किताबें लगी हैं उन चीजों को पढ़ाए। ठीक है, तो जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान को पढ़ाया जाए, ठीक है, जो उसके काम की हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित ना होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। तो शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को प्रेरित करो, अरे पढ़ पढ़ तेरे काम आएगा। सुनते हैं ना, मम्मी पापा कहते रहते हैं, अरे पढ़ ले नहीं तो कुछ नहीं करेगा। देख रहा है काका जी के लड़के को, आज वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन यस गया। सर। जी सर। होता है ना ऐसा, तो क्या हर बीच बीच रोज। में प्रेरित। हाँ, गांव में हमारे यहाँ कहते हैं, अरे पढ़ ले नहीं तो देख रहा है ना उड़जू के क्या चाय की टपरिया पे लगा दूंगा तो एक का गिलास मांजने में, तो बच्चा सर हमें प्रेरित भी होता है कहा जाता था बचपन में ऐसा। है ना? यार अभी भी कहा जाता है ऐसा, तो मेरे पापा बोलते मैं तो बकरी रख दूंगा गाँव वहां चराना, बस की बात नहीं है तुम्हारे पढ़ना। तो उससे क्या होता है, बच्चा प्रेरित भी हो जाता है कभी कभी। अरे नहीं यार, मेरे को ये काम नहीं करना, मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो ये काम करूंगा जो मैं चाहता हूँ, मैं तो टीचर बनूंगा, इसलिए तो मैं पढ़ूंगा।
तो बच्चे को बीच में भी प्रेरित, ये तो नकारात्मक तरीके हो गए। एक सकारात्मक तरीके भी होते हैं कि अगर तू पढ़ेगा तो ऐसा बन जाएगा, देख उसको, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट, किसी भी साइंटिस्ट का नाम ले दो, हाँ, अब वो क्या होता है, एक सकारात्मक तरीका होता है, ठीक सर है। जैसे न्यूज़पेपर से किसी बच्चे का उदाहरण देना कि हाँ इसके इतने % आए हैं, तुम भी लाओ। हाँ हाँ, तो ये सकारात्मक परिवर्तन भी देख, सकारात्मक तरीका भी हो जाता है प्रेरित करने का, ठीक है। तो एक शिक्षण का उद्देश्य ऐसा भी है, प्रेरित करना, ठीक है। वरना सर एक तो फेमस है शर्मा जी के लड़के को देख ले और तू देख। हाँ हाँ, यदि वह प्रेरित नहीं होगा ना, प्रेरित करने से क्या होता है, उसके अंदर इच्छा की जागृति होती है, और जब इच्छा की जागृति होगी तभी तभी भी, जब उसके अंदर इच्छा होगी तभी वो किसी काम को कर पाएगा, नहीं तो वो किसी काम को करेगा ही नहीं, सर ठीक है घर ना। में ही बोलते रहते हैं अपनी बहन को देख ले, अपने भाई को देख ले। हाँ, कहते हैं प्रयोजन के साथ ही कोई किसी काम को करता है, यदि उस चीज का कोई प्रयोजन ना हो तो वह करेगा ही नहीं, और इसके लिए आपको प्रयोजन पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको बीच बीच में प्रेरित करते रहना चाहिए। उसके बाद बालक की मानसिक क्षमता का विकास करना। शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है कि उसकी मानसिक क्षमता का विकास करना, मानसिक मतलब उसके सोचने समझने की शक्तियों का विकास करना, ठीक है। मानसिक क्षमता का विकास करना, समझ गए। सर कैसे करेंगे? जी सर। कैसे करेंगे, इसके लिए तो आप जो पढ़ा रहे हो ना उन्हीं तरीके से कर सकते हो। आप जैसे टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक को ऐसा पढ़ाओ कि बच्चों को थोड़ा सोचने में मजबूर करे कि जी आप म्यूट हो गए। सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। जी सर। जी सर अब आ गया। वो बीच में फोन आ जाता है ना तो कट जाता है। हाँ, तो कहाँ थे हम, मानसिक विकास है ना, मानसिक विकास पे थे। क्या बता रहा था, लो दिमाग से कॉन्सेप्ट ही उतर जाता है बीच में, ऐसे फोन सर आप आना बता रहता रहे है। थे कि बच्चों को मतलब ऐसा बताना कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएं। हाँ, सर अब जी जैसे आप अकबर बीरबल की कहानी बता रहे हो, अब कहानी तो आपने बता दी, लेकिन बच्चे के दिमाग में आना चाहिए बीरबल इतना चालाक था कि उसने खिचड़ी बनाए, वो भी इतनी नीचे रख के, तो सोचने पे मजबूर कर दो कि कैसे किया होगा उसने, ठीक है ना। ऐसे जी ऐसे सर। बताओ, उसको सोचने में मजबूर करो कि अरे यार वो गरीब आदमी पानी में रुका, पूरा ठंडे 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 पानी में पूरी रात रुका, कैसे रुक गया, कैसे उसने उस दीपक का सहारा लिया। उस कहानी में ऐसे ऐसे ना, तो उसकी क्या करता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। आगे, बालकों में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार करना तथा मानवीय गुणों का विकास करना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई बताए, किसी को पता है। सर पार्श्विक वर्ड का क्या मीनिंग है? पशु, पशु के ओके समान। हाँ जी मतलब सर सर अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाना। हाँ, मैंने एक बार बताया था कि इस जगत में जो भी जीव है वो क्या है, एक पशु है। मैंने ऐसा बताया था एक बार, एक दर्शन में ऐसा भी आया जी था। सर बताया था। जी सर आया आपको था। क्या करना है, उनकी प्रवृत्तियों में सुधार करके मानवीय गुणों का विकास करना है। समझ गए। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, बताओ कोई। सर इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है उसके जो मतलब उसके जो सोचने समझने की क्षमता है उसको विकसित करना, और जो मानवीय गुण है मतलब जो मानवीय मूल्य है उसके अनुसार मतलब उसको बताना कि क्या क्या चीजें हैं। हाँ, सर जैसे जैसे सर श्लोक, जैसे कि भूख, भोजन, निद्रा, ये सब मानव और पशु दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो इससे भिन्न होता है वो होता है उसका दिमाग, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका विकास करना। और ठीक सर है। ये भी है कि मतलब पार्श्विक प्रवृत्तियों से मतलब मानवीय गुण मतलब ये बताना कि जो पशु है, पशु से हम भिन्न कैसे, कि हमारे अंदर जो है भावनाएं हैं, तो हमें भावनाओं की कदर करना चाहिए, ना कि पशु के समान हमें अपने स्वार्थ के लिए सोचना चाहिए हमेशा। एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्यमेतत् पशुभिः। यस सर। रुको यार, ये ऐसे मानेंगे नहीं, इनको मैं ऐसे डाल दूंगा, बीच बीच में दुखी करने आ ही जाते हैं कोई ना कोई। तो आहार निद्रा
सर म्यूट हो ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्ट। हेलो आवाज आ रही है? जी सर जी अब सर आ रही है अब। सर फिर म्यूट हो गया। हेलो, जी जी सर। सर अब आ रही है चलो आवाज। आ गई। तो मैंने श्लोक बताया था कैसा था? आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम, है ना, ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम, ऐसे करके एक श्लोक है। वो कहता है कि ना सारी जो प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की लगभग पशु के समान ही है, लेकिन मनुष्य में एक क्या है, ज्ञान गुण जो है वो विशिष्ट है, जिससे क्या होता है उसमें मानवीय गुणों का विकास होता है। समझ गए? जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, आगे। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने के अवसर प्रदान करना, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या है, क्रियाशीलता का विकास करना, तो उनको करके सिखाना है। और अगर आप करके भी नहीं सिखा पा रहे तो उन्हें ऐसी प्रेरणा देना है कि वो बाहर जाके उस काम को करें। ठीक है, आपने दिखा दिया कि एक पेड़ ऐसे लगता है, तो क्या है उसमें क्रियाशीलता का विकास हो गया। तो फिर क्या करना, उसे बाहर जाके फिर 2-4 पेड़ पौधे दे देना कि लो जी छोटे छोटे पौधे हैं, आप इसे ले जाके कहीं लगाओ। तो क्या करता है, उसमें उस तरह की क्रिया करने का एक जो है जज्बा कायम हो जाता है। समझ गए? आम महोदय। ठीक है, फिर क्या है, बालक में संवेदनशीलता का विकास करना। संवेदनशीलता क्या है, कोई बताएगा? मतलब भावनाएं सर। संवेदन, संवेदन संस्कृत के हिसाब से टुकड़ा टुकड़ी कर लो इसका। जी वो कॉन्वर्सेशन की। सर समान वेदना मीन्स दूसरे के भावों को समझना, अपनी फीलिंग हाँ को समझना। हाँ, संवेदना मतलब जैसा दूसरा अनुभव कर रहा है वैसा ही मैं भी अनुभव कर पाऊं। अगर उसे बुखार है तो मैं भी उसके वैसे ही दुख में शामिल हो पाऊंगी। अरे यार देखो बुखार हो गया, कोई बात नहीं, आज तू बैठ, आज मैं तेरा काम करूंगा, आज मैं तेरे को पानी ला के दूंगा, मैं तेरे को खाना ला के दूंगा, ठीक है सर ना। तो सहानुभूति प्रकट करना किसी के प्रति ना सर। हाँ, सहानुभूति प्रकट करना, सहानुभूति तो आपने प्रकट कर दी, उसको क्रिया में करके भी दिखाना। ठीक है, जी सर। सहानुभूति तो आपने बोल के प्रकट कर दी, लेकिन फिर आप क्रिया रूप में भी उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद बालकों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। समझ में आ गया? इसको समझाऊं? नहीं सर समझ में आ गया। सैद्धांतिक ज्ञान वो हो गया जो हमें किताबों से मिलता है, ठीक है। व्यवहारिक रूप वो हो गया जो हम किताब में पढ़ने के बाद उसे अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले आपने किताब से पढ़ा, फिर उसे समझा, फिर उसे आप अपने व्यवहार में लेकर आए। जैसे हम कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं ना, कॉमर्स की व्यवसाय का ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले सिद्धांत को समझते हैं कि ये सामान इतने रुपए में ऐसे ऐसे मोल भाव करके हमें खरीदना चाहिए, ऐसे किताब में लिखा हुआ, हमने पढ़ लिया, उसको समझ लिया। फिर जब आप व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें उन चीजों को वैसे ही वैसा प्रत्यक्ष रूप से करने की कोशिश भी करते हो। समझ गए? तो ये क्या है, सर पहले सैद्धांतिक ज्ञान थ्योरी का फिर व्यवहारिक प्रैक्टिकल। रूप। हाँ, संस्कृत में आपको यज्ञ करने की विधि आपकी किताब में लिखी है, तो आप यज्ञ कर रहे हो तो क्या हो गया, व्यवहारिक रूप हो गया। ठीक है, किताब में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर, आप सत्य बोल रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो, तो ये क्या होगा, उसका व्यवहारिक रूप हो गया। समझ गए? जी जी सर। सर। सर जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास में, मतलब बीएड करने से पहले, और जब बीएड कर लेंगे तो इन सारे गुणों को अपने अंदर व्यवहारिक रूप में लाएंगे। हाँ, जो आप पढ़ रहे हो उसे उसके व्यवहार में लाना। ठीक है, ये भी शिक्षण का एक मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, बालकों से ऐसा ऐसा करवाना। ठीक है, बालकों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना। अब इसका कोई मतलब बताएगा? मतलब समाज को लेकर के चलना, नहीं सर, समाज के साथ समायोजन चलना। मतलब अनुकूल समायोजन मतलब हमें एडजस्टमेंट करना सिखाना किसके साथ? वातावरण के प्रति सर, हाँ। हमारे एनवायरनमेंट का, सर हमारे आसपास वातावरण को हानि ना पहुंचाना। हाँ, तो ये वातावरण खाली हमारा वो वाला एनवायरमेंट वाली किताब नहीं कि जिसमें हमें केवल पेड़ पौधे लगाना, नदी नालों को बचाना, वो वाला नहीं।
नहीं सर, इसमें हमारी बात- सराउंडिंग, जो हमारे आसपास जो भी है, सब हमारा हाँ, वातावरण एक का ही सामाजिक व्यवस्था होती है ना जो हमारे आसपास जो निवास करती है, उसे भी हम वातावरण कहते हैं। ठीक है ना, कक्षा में भी एक वातावरण बनाया जाता है जिसमें बच्चा पढ़ पाता है, तो उसमें क्या करे, वो समायोजन कर पाए। ठीक है ना, सर जैसा जैसे माहौल। कि दूसरे छात्र से भी एक संभाव का व्यवहार रखे, कि उसके सामने ऊंच नीच का व्यवहार ना करे, सर ये भी एक हाँ उदाहरण हो हाँ सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे कहीं देखने को मिलता है ना, कोई कोई मित्र या कोई दोस्त या कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे जहां मर्जी भेज लो, वो सबसे बोलने चालने लग जाता है, वो उसी प्रकार का हो जाता है जैसे वहां के लोग होते हैं। तो क्या कर लेता है, अपने आप को वातावरण के प्रति समायोजित कर लेता है। समझ गए? जी सर। कई लोग इसमें कमजोर भी रहते हैं, उन्हें भेज दिया जाए गांव में तो एक तरफ जाके बैठ जाएंगे आराम से, होने दो जो कुछ हो रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, उनमें ऐसी भावना का विकास हो कि वो वातावरण से समायोजन कर पाए। ठीक है, आगे बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने की योग्यता को बनाना। ठीक है, ये तो आसान था, जी सर। है ना। हाँ जी दोनों हाँ को जी। शब्द का अर्थ पहले पता चल चुका है और हम समझा चुके हैं इसे। उसके बाद बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। अब इसको बताना पड़ेगा। नहीं सर, समझ में आ बताओ। गया। सर मतलब सृजन मतलब कि कुछ नया करने की जो मतलब जो क्षमता है, स्वरचित करने उसका की विकास करना। विकास करना। हाँ, बहुत बढ़िया। और सर कुछ सृजन करना मतलब जब बच्चा जब स्वरचित कविता लिखता है ना, अपने आप ही विकसित करता है, अपने में हाँ, हो जाएंगे। अब देखो, सृजनात्मकता किसी भी प्रकार से हो सकती है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या व्यवहार रूप में। ठीक है, जैसे व्यवहार रूप में देखते हैं कि हम बच्चों को असाइनमेंट दे देते हैं कि जाओ कूड़ा कबाड़ा आपके पास दुनिया भर का पड़ा है, उससे कुछ बढ़िया बना कर लाओ। तो हम देखते हैं कि बच्चे हमारे पास लेके आते हैं, कोई घर बना कर ला रहा है, कोई पैरासूट बना कर ला रहा है, कोई कुछ बना कर ला रहा है। तो ये क्या है, उनकी सृजनात्मक क्षमता है। ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, और किसी को कह दिया भैया आप लेख लिखो, इस विषय पर लेख लिखो, तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से कुछ नई नई पंक्तियां बनाता है और फिर उनको लिखता है। ये क्या है, सब उसकी सृजनात्मक क्षमता है। हमको क्या होता है, कभी कभी सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है। हम क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आर्ट्स के स्टूडेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है सृजनात्मक करने में, किसी भी चीज को लिखने में। तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे ही आते हैं कि उसका वर्णन करो। तो वर्णन क्या करोगे, जब आपके अंदर सृजनात्मक क्षमता होगी तभी आप उस चीजों का वर्णन कर पाओगे। ठीक है ना, आपको कह दिया प्रकृति का वर्णन करो, तो आप कैसे करोगे, उस आपके अंदर सृजनात्मकता होगी तभी आप कर पाओगे कि पत्ते हिल रहे हैं, वायु जब उनसे टकरा रही है तो पत्ते ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो ऐसा बनाता ना कवि, एक बहुत बढ़िया विचार बना देता है, एक माइंड सेटअप, बल्कि उसको पढ़ते पढ़ते लगता है कि हाँ हम वहीं पर है। तो वो क्या है, एक सृजनात्मक क्षमता है। सर जैसे सर कभी कालिदास जी की कृतियों में देखा जाता है सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि हम यहाँ ना होकर हम वहीं पे हैं। जैसे फिल्म देखते रहते हैं, फिल्म देखते देखते हमें लगता ही नहीं कि हमारे पास कुछ हो रहा है। ठीक है, हमें तो ऐसा लगता है कि जो वहां पे हो रहा है हम वहीं पे, ये साक्षात वहीं खड़े हैं। आता है ना ऐसा। जी ये सर। होता है हाँ जी सृजनात्मक। सर। ठीक है, तो आपने शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लिए। ठीक है, संक्षेप रूप में देखते हैं, बौद्धिक शिक्षण होना चाहिए। समझ गए, बौद्धिक शिक्षण मतलब दिमाग का विकास होना चाहिए, उसमें उसमें तर्क की भावना, गणित की भावना, विज्ञान की भावना, इन चीजों का शिक्षण उसे कराया जाना चाहिए। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य तथा रहन सहन, शरीर के स्वास्थ्य के प्रति शिक्षण देना चाहिए, तथा उसका व्यवहार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, बोलचाल कैसा है, इन सब चीजों की भी उसको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा शिक्षण का उद्देश्य होता है। व्यक्तित्व का विकास करना एवं नेतृत्व का विकास करना। ठीक है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना। ठीक है, उसको चारित्रिक बनाना, सामाजिक बनाना, और भी चीजें हैं, सब चीजों से उसका विकास करना, तथा उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना, उसमें नेतृत्व गुण की भावना का प्रज्वलन करना। ठीक है, ये भी शिक्षण का उद्देश्य होता है। स्वावलंबन तथा व्यवसायिक रूपता, उसके अंदर स्वावलंबन आना चाहिए कि कोई भी कार्य आ जाए तो मैं कर लूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि कोई भी सर, समस्या आए या कोई भी काम आए उसको मैं कर लूंगा। उसके सर बाद आत्मबल
सर स्वावलंबन को आत्मनिर्भरता सर। आत्मबल कह सकते हैं। आत्मविश्वास सर, आत्मविश्वास अलग चीज है, या फिर स्वावलंबन अपने अलग ऊपर चीज है। मतलब कॉन्फिडेंट होना, हाँ, सर अपने आत्मनिर्भर ऊपर स्वावलंबन- आश्रित होना, हाँ, मतलब आत्मनिर्भर होना उससे स्वावलंबन कह सकते हैं। यह सर आत्मनिर्भरता। समझ गए? ठीक है। और व्यावसायिक रूपता होनी चाहिए, बच्चों में क्या होनी चाहिए? व्यावसायिक रूपता होनी चाहिए, ऐसा शिक्षण का उद्देश्य कहलाता है। और मानसिक क्षमता का विकास करना मैंने पहले बता दिया, और क्रियाशीलता का विकास करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी हम उसको क्लास में सिखाया है उससे वह बाहर जाके प्रयोग करे, तभी वह क्रियाशीलता हो पाएगी। समझ गए शिक्षण के उद्देश्य? जी सर। ठीक है, तो अब कोई बताए शिक्षण के उद्देश्य। कोई बताना चाहेगा शिक्षण के उद्देश्य में हमने क्या क्या पढ़ा? जी सर मैं बताना चाहूंगी। हाँ बताओ। शिक्षण का जो मतलब उद्देश्य है उसमें है कि मतलब जो छात्र है उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, मतलब वो मानसिक रूप से वो प्रिपेयर हो जाए कुछ भी चीज समझने और जानने के लिए। और फिर है मतलब उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब जो भी मतलब कि पहले बच्चे को ये नॉलेज दी जाए कि वो स्वस्थ रहेगा तभी वो मतलब पढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा। तो स्वस्थ का महत्व बताना और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना, ये शिक्षण का उद्देश्य है। और दूसरा है उसके व्यक्तित्व का विकास करना, मतलब कि उसको बताना कि जो व्यक्ति है उसके क्या क्या मतलब जो अच्छे गुण है उसका विकास करना, उसको बताना है कि इसका महत्व क्या है, एक कहानी से रिलेट करके बताना। मतलब अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। फिर स्वावलंबन, मतलब उनको खुद मतलब बालकों को ऐसा बना देना कि उनको खुद विश्वास हो जाए बच्चों को कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं किसी और पे आश्रित नहीं हूँ और मैं औरों की तरह भी हूँ। जैसे वो 2 रोटी खाता है वैसे मैं भी खाता हूँ, वो पढ़ सकता है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, वो टॉप आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ। और मानसिक क्षमता का विकास करना और क्रियाशीलता का मतलब जैसे कि वो कुछ भी सृजनात्मक मतलब कि उसको मतलब ये नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहा है सिर्फ उसको वही समझ में आए वही चीज बोले, वो अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट डाले, मतलब बालक को ऐसा बना देना। बहुत अच्छा सर जी सर। वातावरण के साथ समायोजन करना। बहुत बढ़िया है, ये भी है। तो कुल मिलाकर आपको शिक्षण के उद्देश्य समझ में आ गया कि हमें शिक्षा के द्वारा क्या क्या करना है, बच्चों को कैसा बनाना है। ठीक है। हाँ जी सर। जी अब हमें क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, है ना, यही है ना टॉपिक। शिक्षक की भूमिका पढ़ ली, उद्देश्य पढ़ लिया, अब प्राचीन शिक्षा पढ़ना है हमको, है ना। प्राचीन शिक्षा, तो कोई बताएगा प्राचीन शिक्षा होती क्या है, वैसे क्या मतलब है इसका? मतलब प्राचीन मतलब पहले के समय में गुरुकुल विद्याभ्यास कैसे पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाने की विधियां थी। हाँ सर जी दूसरों को मौका दिया कीजिए। चलिए बोलिए मीनू। सर वो मैं बोल रही थी सर, वो प्राचीन जो है उसको पहले जो परंपरा थी, गुरुकुल्य परंपरा थी सर, उसको प्राचीन शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में यही बताया जा रहा है सर कि ये जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल में रह कि बच्चे जो जहाँ शिक्षक रहता था वहीं पे बच्चे वहीं पे जाके रहते थे और वहीं पे शिक्षा ग्रहण करते थे। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तत्पश्चात वो अपने घर वापस जाते थे सब। इसी को सर और ये शिक्षा जो है वो श्रवण के माध्यम से हुआ करता था, जैसे जो गुरु है वो बोला करते थे और शिष्य उन्हें ध्यान पूर्वक सुना करते थे। बहुत बढ़िया। और सर प्राचीन शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा भी कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम वेदों का प्रचलन था, तो प्राचीन शिक्षा वही थी, वहीं से शिक्षा का आरंभ हुआ ऐसा मानते हैं। और इसके जो प्रणेता है वो दयानंद को माना जाता है। महर्षि दयानंद जी सर। अच्छा चलो और मान लिया प्राचीन हमने। शिक्षा में जो एक मतलब जो शिक्षक होता है वो एक आध्यात्मिक पिता के रूप में माना जाता है। तो दयानंद जी जो थे ना वो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है सर, पर वो गुरुकुल परंपरा के मतलब प्रणेता भी तो थे। नहीं गुरु, अच्छा राम जी के समय में गुरुकुल नहीं थे क्या? दयानंद जी तो अब आए थे। सर इनके वाक्य को ऐसे जोड़ा जा सकता है कि उन्होंने
कन्याओं के लिए बहुत आगे कार्य करा, लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को आरंभ किया था। पहले शिक्षा जो थी वो पुरुष तक ही थी सीमित, और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कार्य किया था सर, ऐसे कहा जा सकता है सर। चलो ये भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे तो कह सकते क्योंकि उस समय गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि विद्वान ऋषियां भी तो ये कहाँ मिलती है महर्षि हमको? देवदयानंद जी सर, जब महर्षि देवदयानंद जी थे सर, तब सती प्रथा, कुप्रथा, बाल विवाह सर, इतनी सारी कुरीतियां थी सर, तो उन्होंने इनका खंडन किया था, विरोध किया था सर। और भी प्राचीन शिक्षा में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। बहुत बढ़िया संतोष, बहुत बढ़िया। प्राचीन और वो ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन करके ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, और शिक्षा ग्रहण के बाद उन जिसको वेद का ज्ञान होता था उसको मतलब विप्र करके संबोधित किया जाता था। बहुत बढ़िया। तो जब हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें क्रमशः चला आता है, पहले हम वेदों को लेते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल लेते हैं, फिर उसके बाद महाकाव्य काल, फिर स्मृति, पुराण, ब्राह्मण, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो आधुनिक काल और मध्य काल से पहले का जो भी समय होगा वो हमारा लगभग वैदिक काल के शिक्षा से ही संबंधित होता है। वेद के आचार्य तो ब्रह्मा जी होने चाहिए ना? हाँ, वेद के आचार्य, ऐसा कहा जाता है कि वेदों के माना जाता है। वेदों को अपौरुषीय माना जाता है, और ये माना जाता है कि इसे किसी ने लिखा नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपौरुषीय है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये भी। जी सर। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, अर्थात जो जब शिक्षा ये कहा जाता है, उसके कुछ व्रत होते थे सर, उन्हीं नियमों में उसके नियम के अंतर्गत रहकर ही जो कार्य करता था वो ब्रह्मचारी कहलाता था सर। हाँ, तो वेदों की परंपरा की बात कर रहे थे, वेदों की परंपरा हमें बहुत समय पहले से दिखती है, ठीक है ना। उसमें स्त्री और पुरुष सभी के लिए शिक्षा थी, उसमें किसी का भेदभाव नहीं था। भेदभाव तो हमारे जब उत्तर काल में जब आते हैं, जब हम महाभारत काल में आते हैं, तब हमें ये सब भेदभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ भी आ जाते हैं जो इन चीजों, कई चीजों का विरोध करते हैं, कई चीजों का समर्थन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है वो ये कहता है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि क्या है कि स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, और इसके उसमें साक्षात प्रमाण मिलते भी हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी की बात आई थी। दयानंद सरस्वती जी ने क्या काम करा है, वो एक समाज सुधारक के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने क्या करा कि वैदिक सभ्यता को लेकर उन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना करी और कहा कि जो भी वेदों से संबंधित चीजें हैं हम उसका पालन करेंगे, ठीक है। उन्होंने बस यही कहा है कि जो हमारे जो परंपरागत कुरीतियां आ रही हैं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, और मुख्य रूप से उन्होंने क्या करा कि आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उनका बस खाली ज्यादा जोर इन्हीं चीजों पे था, ठीक है। उसके लिए अलग कहानी है, उसके लिए अलग विषय है, वो कभी अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कभी क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी के सामने क्या क्या बातें आई थी जिससे प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा ऐसा कदम उठाया था, ठीक है जी सर। लेकिन सर जो शादी चूहा खा लिया था। हाँ, लेकिन सर जो आर्य समाज वाले हैं वो भी तो मतलब दयानंद सरस्वती को ही मतलब मान करके उनकी फोटो वोटो रख के मतलब सब कुछ मतलब उनको मानते हैं एक आदर्श के रूप में, तो सर एक तरह से वो भी तो मूर्ति पूजा ही हो गई ना। नहीं, ऐसा नहीं होता मूर्ति पूजा। पूजा नहीं करते, उस मूर्ति की पूजा करना वो होता है घंटी बजाना, आरती उतारना। सुनो नहीं, वो पूजा की बात नहीं, मतलब जी सर। मैं अभी म्यूट करने जा रहा था सभी को। तो जो भी चीजें हैं उसको अलग समय पे कभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा इसी में ही 5 मिनट चला गया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। देखते हैं, प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों के विधिवत निर्वाह के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता को सदा स्वीकार किया गया है। वैदिक युग से ही इसे प्रकाश का स्रोत माना गया है, जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित करते हुए उसे सही दिशा निर्देश देता है, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा समझा दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है,
ये पहले से ही क्या है, बहुत ही रोचक रही है, सर्वश्रेष्ठ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी ज्ञान दिया जाता है, और साथ ही साथ आपके उत्तरदायित्वों के बारे में भी आपको बताया जाता है कि आपको भौतिक ऐसा करना, आध्यात्मिक ऐसा करना, और आपके उत्तरदायित्व ये हैं। आप जब पैदा होते हो तो आपको ब्रह्मचर्य में ऐसा ऐसा करना चाहिए, जब आप गृहस्थ में जाते हो तो आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो क्या होता है, ये उत्तरदायित्व को निर्वाह करने की शिक्षा भी देता है। ठीक है, और ये सब हमें कहाँ से देखने को मिलता है? ये हमें वैदिक युग से ही देखने को मिलता है। ठीक है जी सर। ठीक है, आगे आगे कहा है, सुभाषित रत्न संदोह में कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्य को करने की विधि बताता है। ठीक है, समझ गए? हैं ज्ञान को क्या कहा गया है? तीसरा नेत्र कहा गया है, और वह नेत्र क्या करता है? सभी मूल तत्वों का ज्ञान कराता है। ठीक है, महाभारत में वर्णित है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि उक्ति भी है, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः। ठीक है, ये कहां से ले गया है? महाभारत में इस बताया गया है। ठीक है, आगे इसे अर्थात वैदिक ज्ञान को मोक्ष का साधन माना गया है। सा विद्या या विमुक्तये। प्राचीन भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। बुद्धि यस्य बलम तस्य। हाँ सर, एक बार इस वाले कथन का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए, सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या, जो ये कॉन्सेप्ट क्या है? वैदिक कॉन्सेप्ट है। तो वैदिक कॉन्सेप्ट में क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता था, और आध्यात्मिक ज्ञान का एक जो मुख्य लक्ष्य होता है वह है मुक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, और वो मुक्ति कैसा? ज्ञान युक्त होकर आपको क्या करना है? मुक्त हो जाना है। ठीक है, मुक्ति का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है ना, मोक्ष का? यस सर। हाँ, तो विद्या उसे ही कहते हैं जो आपको मोक्ष प्राप्त कराए, अर्थात मुक्ति कराए। समझ गए? वह विद्या जिससे मोक्ष प्राप्त हो। हाँ, ऐसा वैदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया? आगे विद्या संबंधी समस्त गुणों का निरूपण करने के पश्चात भारतीय मीमांसकों ने मनीषियों ने यह घोषित किया कि विद्या से विहीन व्यक्ति वस्तुतः पशु तुल्य है। विद्या विहीना पशु, ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वभाव का भी विकास करना था। कहा गया है कि शास्त्रों का पंडित भी मूर्ख है यदि उसने कर्मशील व्यक्ति के रूप में निपुणता प्राप्त नहीं की है। इसके बारे में यह लाइन लिखा है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियान्वन् पुरुषः एव। ठीक है, सच्चा अध्यापक वह है जो अपने जीवन के अंत तक विद्यार्थी बना रहता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उत्थान का सर्व प्रमुख माध्यम है। ठीक है, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है? कोई नई बात नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ना विद्या, जो उस समय की विद्या थी वो क्या करती थी? आपको सभी प्रकार से विकास की ओर ले जाती थी। मुख्य रूप से क्या कहती थी कि आप जो भी विद्या ग्रहण करें उसे क्या है? उसी क्रिया के रूप में प्रस्तुत करें। आप जो भी सीख रहे हैं उसको ऐसे नहीं कि आपने सीख लिया और बस आपने अंदर पचा लिया, खत्म किस्सा। आप उसका व्यवहार में प्रयोग करें, तभी वो विद्या सही विद्या होगी। ठीक है, सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। मुख्य रूप से क्या था वहां पर? आध्यात्मिक उत्थान भी वहां पर मुख्य था। ये थी वैदिक शिक्षा। ठीक है, और उसमें देखो उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? कि वैदिक शिक्षा में चरित्र का निर्माण किया जाता था। चरित्र के निर्माण पर अधिक महत्व दिया जाता था। बच्चों का चरित्र कैसा हो ऐसा उसमें बताया जाता था, गुरुकुलों में सिखाया जाता था। समझ गए? चरित्र निर्माण पे क्या किया जाता था? अधिक बल दिया जाता था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? चरित्र का निर्माण
करना। ठीक है, आगे जी सर। दूसरा उद्देश्य क्या था वैदिक शिक्षा का? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करना। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, कि व्यक्तित्व के जितने पक्ष होते हैं सभी पक्षों का विकास करना किसमें देखने को मिलता है? हमें हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति में देखने को मिलता है। उसके बाद नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना। ठीक है, नागरिक के रूप में यानी उसके व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक अर्थात जो समाज में रहते हुए जो उसके कर्तव्य थे उसका उसे मूलभूत ज्ञान कराना, कि अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे ये काम करने चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए, और सामाजिक रूप से मेरे को ये काम करने चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कचरा इधर उधर ना फेंकूं, बल्कि मैं सफाई रखूं, ये करूं वो करूं। ये क्या है? हमारे सामाजिक कर्तव्य है, और इसका ज्ञान हमें वैदिक शिक्षा के रूप में वैदिक शिक्षा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक सुख तथा कौशल में की वृद्धि, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य था कि समाज में क्या है? सभी लोग खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग खुश रहे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने को ही खुश रखूं, तो वो सुख नहीं होता। आपके आसपास सब लोग रो रहे हैं और आप हंस रहे हो, तो क्या ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा लगेगा बहुत ज्यादा। आप हंस रहे हो और सभी लोग मिलकर हंस रहे हैं, तो उस हंसी की कार है जो ना वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो क्या होता है? वो सामाजिक सुख की श्रेणी में आता है। तथा कौशलों की वृद्धि। कौशल मतलब, कौशल के लिए शब्द है कुशान लात इति कौशलः, जो कुश को लिया है। कुश पता है, समझते कुश क्या होता है? जी सर, वो जो नुकीले तिनके होते हैं जो एक प्रकार की घास होती है। ठीक है ना, यदि उसे संभाल के अगर नहीं खींचा जाए तो वो क्या करता है? हाथ काट देता है। ठीक है, तो क्या करता है? कौशल उसे ही कहा जाता है जो उसको उखाड़ के भी लिया है और उसके हाथ भी ना कटे। ठीक है ना, तो ऐसे कौशल मतलब किसी ना किसी कार्य क्षेत्र में उसका विशिष्ट ज्ञान होना कौशल कहलाता है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो कौशल में वृद्धि और सामाजिक सुख ये वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, आगे कह रहा है संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। मतलब जो हमारी संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, ठीक है, उसका संरक्षण करना। ठीक है, वेदों को संजो के रखना। ठीक है ना, और फिर उसका प्रसार करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सजो के रख लिया, ठा के उसे अलमारी में कैद करके रख दिया, बस नहीं, उसको संरक्षण करना, फिर उसका प्रसार भी करना। खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, ऐसा वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, वहां क्या करते थे? गुरु पहले पढ़ते थे फिर दूसरों को पढ़ाते थे। वहां की गुरुकुल पद्धति में भी ऐसा ही देखने को मिलता था कि जो ज्येष्ठ बच्चा हो जाता था, जो ज्येष्ठ छात्र था, वह अपने से कनिष्ठ छात्रों को ही पढ़ाने लग जाता था। ठीक है, तो संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। अब प्रसार यही नहीं कि खाली अपने मित्र को ही पढ़ाना, बल्कि जब आप आगे व्यवहारिक क्षेत्र में जाओगे, गृहस्थ क्षेत्र में जाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे जितने लोग मिलते हैं उनको ज्ञान प्रदान करना कि आप ऐसा मत करो, ये गलत काम है, आप ऐसा करो, ये अच्छा काम है, उनको समझाओ। तो ये क्या होता है? संस्कृति का संरक्षण और उसका प्रचार। समझ गए? जी सर। ठीक है, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। निष्ठा का मतलब कौन बताएगा? निष्ठा सर, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना। फिर से निष्ठा सर मतलब पूरी लगन से अपने कार्य करना बिना कोई त्रुटि के। हाँ, अपने कार्य के होना। हाँ, निष्ठा का मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको तन मन धन अर्पित करके कैसे न कैसे उसके प्रति मैं दृढ़ रहूंगा। उस काम को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, उस काम को मैं करूंगा ही, ऐसी मेरी निष्ठा है। ठीक है, और धार्मिकता जो हमारा धर्म है, ठीक है ना, हमारी संस्कृति है, उसका संचार करना। निष्ठा का संचार करना और धार्मिकता का संचार करना, जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसका संचार करना। ठीक है, समझ गए निष्ठा और धार्मिकता को? जी सर। प्राचीन काल में निष्ठा का संचार कैसे किया जाता था?
निष्ठा उस समय क्या होती थी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति दृढ़ रहो, आपका जो धर्म है उस धर्म के प्रति दृढ़ रहना भी निष्ठा कहलाती थी, ठीक है ना। तो आप धर्म के प्रति निष्ठ हो तो आप उसका संचार तभी कर पाओगे जब आप किसी भी क्षेत्र में आप उसके निष्ठ हो। हम कहते हैं ना कर्तव्य निष्ठ, मतलब आपके ये कर्तव्य है और आपको ये करने ही चाहिए और ये करने पड़ेंगे, तो आप कर्तव्य निष्ठ, तो ऐसी धार्मिक रूप से निष्ठ। समझ गए? जी सर। हाँ जी। ठीक है। कह रहा है वैदिक काल में शिक्षा के पाठ्यक्रम। क्या कह रहा है? ऋग्वेद अथवा पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। समझ गए? वैदिक साहित्य का मतलब क्या क्या होता है? वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? चतुर्वेद, वेद, पुराण, ब्राह्मण, वेद और वेदांग। वेदांग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वैदिक अथर्ववेद, चार वेद और षट वेदांग। षड्वेदांग। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, तो पवित्र वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त इतिहास, पुराण तथा नराशंसी गाथाएं एवं खगोल विद्या, ज्यामिति, छंद शास्त्र आदि के भी अध्ययन के विषय थे। वैदिक साहित्य का अध्ययन 9 या 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता था, यही उपनयन का भी समय होता था। ठीक है, समझ गए? कैसे ही बताऊं? यस सर, समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तथा ये शिक्षा के विषय बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास नए साहित्य आने का एक प्रयोजन होता है। क्या था? जो कठिन विषय होते थे ना, हम उसको सरल बनाने की कोशिश करते थे। और हम मनुष्य क्या होते हैं? आलसी होते हैं। आप कितना भी काम कर लो, एक आलस्य को आप स्वीकार जरूर करना। ठीक है, तो हम क्या है, हम वेदों को पूर्ण याद नहीं कर पा रहे, उसके अर्थों को नहीं समझ पा रहे। तो उसके बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए कि आपको मेन वेद पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो, आपको वेद समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आगे आगे चलकर और भी क्या है, और भी तरीके आते चले गए। तो उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तथा ये शिक्षा के विषय बन गए। क्या था? पूर्व वैदिक काल में वेद पढ़ने थे, ठीक है, वैदिक साहित्य पढ़ना था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपको वेद भी पढ़ने हैं प्लस में ब्राह्मण भी पढ़ने हैं, और ये शिक्षा के विषय बन गए थे। फिर उपनिषद तथा सूत्रों के युग में, फिर इनके बाद ब्राह्मण, जब लोगों पे ब्राह्मण भी नहीं पढ़े गए, फिर उसके बाद उपनिषद लिखे गए, फिर उसके सूत्र ग्रंथ लिखे गए। ठीक है ना, तो सूत्रों के युग में वैदिक मंत्रों को शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या, इसके लिए पदपाठ, कर्मपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि विधियां प्रचलित की गई। ये विधियां क्या करती थी? ये वैदिक मंत्रों को शुद्ध रखने में सहायता करती थी। ठीक है, तो हम लोग आजकल जब हम वैदिक मंत्र पढ़ते हैं ना, तो अधिकतर हमें क्या पढ़ाया जाता है? पदपाठ पढ़ाया जाता है। देखा है आपने पदपाठ? जी सर। हाँ, तो हमें पदपाठ, उसी क्रम में कर्मपाठ होता था, जटापाठ, घनपाठ, ऐसी ये क्या थी? ये उस मंत्र को शुद्ध रखने के तरीके हुआ करते थे, और ये भी साहित्य में जुड़ गए थे, ये भी पढ़ना अनिवार्य हो गया था। उसके बाद वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के निमित्त 6 वेदांगों की रचना हुई: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। समझ गए? ये वैदिक संहिता का पाठ नहीं था, ये जब आप ये आगे उपनिषद सूत्रों के टाइम पे आकर फिर ये सब 6 वेदांग भी बन गए। आप इन चीजों को पढ़ो, तब जाकर आपको क्या है, वेद पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद सूत्र युग के अंत तक आते आते वैदिक साहित्य का अध्ययन कम हो गया तथा उसके स्थान पर अन्य विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में कर लिया गया, जैसे दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्ति कला, वैद्यक, पोत निर्माण कला आदि क्षेत्र में प्रगति हुई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सूत्र युग जब खत्म हो गया ना, तो वहां तक तो हमने वेदांग वगैरह सब पढ़े, उपनिषद जितने भी ग्रंथ थे हमने वहां तक पढ़ लिए। और उसके बाद जब युग बदला, जब सूत्र युग का अंत हुआ, तो वहां पर देखते हैं कि ना
कि कई सारे ऐसे विषय आ गए जो डायरेक्ट हमें वेद पढ़ने की तरफ आकर्षित नहीं करते, बल्कि क्या करते थे, कुछ अलग से ही चीजें बना दी गई थी जिन्हें हम पढ़ सकते थे, जैसे दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, व्याकरण, खगोल, मूर्ति विद्या, वैद्य, पोत निर्माण, ये सब क्या है, अलग ही एक क्षेत्र हो गए हैं। फिर छात्र इनका अध्ययन भी करने लग गए। ठीक है, उसके बाद विभिन्न व्यवस्थाओं तथा शिल्पों की भी शिक्षा का प्रबंध किया गया। धार्मिक तथा लौकिक विषयों की शिक्षा में समन्वय स्थापित किया गया। इस युग में स्नातकों को वेदों तथा 18 शिल्पों में निपुण होते थे। इन प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, अब आगे आगे क्या देख रहे हैं कि छात्र को व्यवसाय की ओर लेके जाया जा रहा है। वहां क्या था, आध्यात्म की ओर ले जा रहा था, मुक्ति सा विद्या या विमुक्त है, और यहाँ पे क्या है, उसके जीवन में कैसे वो आगे प्रगति कर सकता है, उस प्रकार का ज्ञान देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब 18 प्रकार के शिल्पों के नाम दिए गए हैं। क्या है, गायन, वादन, चित्रकला, गणना करना, नृत्य, गणना, यंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, प्रशासनिक प्रशिक्षण, धनुर्विद्या तथा शिक्षा, जादूगरी, सर्प विद्या तथा विष को दूर करने की विद्या, छिपे हुए धन का पता लगाने की विद्या, ये सब क्या थे, 18 प्रकार के शिल्प कहे जाते थे। समझ गए? जी सर। सर ये पोत निर्माण क्या है? पोत निर्माण होता है नावों का निर्माण करना। नाव, पहले हमारे क्या थे, नाव बनाए जाते थे ना, नाव। जी सर। ठीक है, एक वो, और दूसरा होता था आपको शस्त्र बनाना। शस्त्र समझ रहे हो, बंदूक वगैरह जो नहीं कहते, वो बड़े बड़े होते थे, सुराही टाइप के, लंबे लंबे से, उन्हें भी पोत कहा जाता था। ठीक है, तो दो तरीके से क्या है, दो इनकी क्या है, निर्माण में दक्षता प्राप्त कराना पोत निर्माण कला के अंतर्गत आता है। ठीक है जी सर। ठीक है, उसके बाद वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसका अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया गया। ये पाक विद्या, शारीरिक प्रसाधन, संगीत, नृत्य, चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई, सफाई, व्यायाम, मनोरंजन आदि से संबंधित थे। ठीक है, तो जो हम काम सूत्र के प्रति जो हमारी धारणा है उससे ये क्या थी, बिल्कुल अलग थी। ठीक है, वो कहता था कि आप इसका अध्ययन भी करो, उसमें इसका अध्ययन होता भी था। और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था काम सूत्र में, ये सारी विद्याएं, क्या पाक, क्योंकि उसमें बहुत सारी विद्याओं का वर्णन किया गया है। अब जो हमारा जो रूढ़ी होता जा रहा है, जो हम लोग मानते हैं कि काम सूत्र में केवल एक ही चीज की बात है, ऐसा नहीं है। काम सूत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। उसमें क्या, पाक विद्या, शारीरिक प्रसाधन, संगीत, नृत्य, चित्रकला, सफाई करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, व्यायाम करना, मनोरंजन करना, ये सब उसके अंदर है। और ये क्या था, वहां उस समय क्या था, लेडीज के लिए पढ़ना अनिवार्य था। ठीक है, आज भी हम देखते हैं ना कि वो एक क्लास अलग लगती है, क्या कहते हैं उसे, गृह विज्ञान, होम साइंस, ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद काम सूत्र के, हाँ, ये सब उसी के अंदर आ जाता है। काम सूत्र के अतिरिक्त कादंबरी, शुक्र नीति सार, ललित विस्तार आदि में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। 64 कलाएं जरूरी नहीं है आपको काम सूत्र में ही मिलेगा, बल्कि कादंबरी भी पढ़ो तो उसमें भी आपको 64 कलाओं का उल्लेख मिल जाएगा। शुक्र नीति सार में भी, ललित विस्तार में भी, इन ग्रंथों में भी क्या है, 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारतीय साहित्य या विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यही शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विद्याएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं आदि सम्मिलित थे। 14 विद्याओं से तात्पर्य 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा तथा तर्कशास्त्र। ठीक है, 14 विद्याएं हो गई। कौन कौन से, 4 वेद, 6 वेदांग, ठीक है, फिर ये होगा 10 धर्मशास्त्र, 11 पुराण, 12 मीमांसा, 13 तर्क, 14, ये क्या होगी, 14 प्रकार की विद्याएं। फिर वेनसांग तथा अल्वरेनी, ठीक है ना, ये 2 विद्वान थे। के विवरण से पता चलता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था। इन विषयों से संबंधित विद्वानों का समाज में बड़ा सम्मान किया जाता था। ठीक है, समझ गए? जी कितना रह गया ये? ठीक है, तो फिर सर ये तो बहुत बड़ा है।